प्यारे बच्चों, ये अध्याय 7 का पहला भाग है और ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। मनोविज्ञान की इस क्लास में हमने 1 लाइन क्वेश्चन को रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट ने टीईटी को पास किया हुआ है और बहुत ही कम समय में अच्छे नंबर भी गेन किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले 6 अध्याय नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख लें, लिख लें, फेयर बना लें, उनको रजिस्टर बना लें और उनका रिवीजन करें बार बार। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका टीईटी 99% क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 7 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 1 है, मांग के सिद्धांत में कितने तत्व हैं? मांग के सिद्धांत में कितने तत्व हैं? तो मांग के सिद्धांत में 5 तत्व पाए जाते हैं। मांग के सिद्धांत में कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। देखिए 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दैहिक मांग। ये कितना होता है? 85% होता है। दैहिक मांग कितना होता है? 85% होता है। ठीक है। दैहिक मांग में क्या क्या आता है? देखिए दैहिक मांग में होता क्या? दैहिक मांग में होता है भोजन, यौन क्रिया, कपड़ा और मकान। ये दैहिक मांग है। 85% लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भोजन की ज़रूरत, ठीक है, दैहिक मांग है। ये डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये परसेंटेज सारे लिखे हुए हैं, है ना। और दूसरा है सुरक्षा की मांग। तो सुरक्षा की मांग देखते हैं कितनी होती है? 70% होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरी जहाँ मैं रह रहा हूँ जो भी हो वो सुरक्षित जगह हो। ठीक है। इसमें शारीरिक सुरक्षा की बात आती है। शारीरिक सुरक्षा की बात आती है सुरक्षा की मांग में, है ना। और फिर तीसरी देखो कौन सी है? सामाजिक मांग। 50% लोगों को सामाजिक मांग होती है कि समाज में उनका जो है कि स्टेटस होना चाहिए, समाज में एक, ठीक है, नाम होना चाहिए, मतलब समाज में उनको स्नेह मिले, नैतिकता और परोपकार, ये सामाजिक मांग होती है। फिर है स्वसम्मान। स्वसम्मान की डिमांड 40% होती है। इसमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता 40% मांग क्या होती है? 40% जो लोग होते हैं उनमें आत्मविश्वास की डिमांड होती है। आत्मविश्वास उनका अच्छा होना चाहिए और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वसम्मान, वो लोग सम्मान चाहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं 85% लोग, उनको सम्मान से मतलब ज़्यादा नहीं होता है। उनको भोजन मिलता रहे, यौन क्रिया करने को मिलती रहे, कपड़ा मिलता रहे और मकान, इतनी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है। भोजन चाहिए उन्हें, यौन क्रिया, कपड़ा और मकान। सुरक्षा की मांग 70% लोगों को सुरक्षा की मांग चाहिए, है ना। ये लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। बाकी के जो लोग हैं 30% वो निर्भय होकर जीते हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा की डिमांड होती नहीं है। ठीक है। सामाजिक मांग, सामाजिक मांग में स्नेह, नैतिकता, परोपकार, ये चीज़ कितनी होती है? 50% होती है। फिर बात करते हैं स्वसम्मान। कुछ समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो समाज में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नाम होते हैं, उनका ये परसेंटेज है 40%। वो लोग चाहते हैं समाज में नाम, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, समाज में अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, स्वसम्मान, खुद का सम्मान पाना चाहते हैं समाज के अंदर। ठीक है। और जो सबसे कमज़ोर मांग होती है, जो सबसे छोटी मांग होती है, वो होती है आत्मसिद्धि की मांग। जो व्यक्ति हर चीज़ से मुक्त हो जाता है और उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटली हेल्दी हो जाता है पूरा वो, फिजिकली, खासकर फिजिकली तो ठीक है, मेंटली रूप से वो हेल्दी रहता है, उसको आत्मसिद्धि की मांग होती है। ठीक है। स्वशासन, आत्मनियंत्रण, साहस और संकल्प सब कुछ उसके अंदर होता है। ये डिमांड बहुत कम लोगों के अंदर होती है, 10% लोगों के अंदर होती है। सबसे कमज़ोर मांग है, यानी कमज़ोर का मतलब है बहुत कम लोगों के अंदर ये सारी मांग होती हैं। और जो आदमी यहाँ तक होता है 10% में, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। स्वशासन होता है उसके अंदर, वो खुद को अनुशासित करके रखता है। दूसरे किसी शासन के अंतर्गत ज़रूरी नहीं कि कोई उस पर पाबंदी अंकुश लगाए तो वो खुद तब वो शासन का पालन करेगा, या फिर वो अपना नियमित जीवन तब जिएगा जब कोई दूसरा अंकुश लगाए, ऐसा नहीं है। जो आत्मसिद्धि की मांग वाले 10% लोग हैं वो खुद पे शासन रखते हैं, खुद पे नियंत्रण रखते हैं और आत्मनियंत्रित भी रहते हैं। उनके अंदर साहस भी होता है और संकल्प भी होता है। ये 10% लोग आत्मसिद्धि की मांग होते हैं। इनकी ये लोग जो भी डिमांड करते हैं, जो भी सपना देखते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको एक संकल्प लेते हैं और साहस के साथ उसको पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये सारी हो गई आपके
मांग के सिद्धांत 5 होते हैं। इसमें 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी हम बता देते हैं। एक पहला वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और एक लास्ट वाला। यानी कि पूछा जाएगा सबसे मजबूत मांग कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे, दैहिक मांग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भोजन एक ऐसी चीज़ है, इतनी मजबूत मांग होती है, इतनी मजबूत मांग होती है कि अगर आप किसी को व्यक्ति को देख लो कि अगर वो भोजन नहीं पा रहा है या फिर कि कोई अन्य जीव भी है मनुष्य के अलावा, भोजन नहीं मिल पा रहा, तो कुछ देर बाद क्या करेगा, भोजन के लिए लड़ने लगेगा। भोजन चाहिए, चाहे वो लड़के ले चाहे जैसे ले। अगर उसको प्रेम से नहीं मिला तो वो लड़ भी सकता है भोजन के लिए, क्योंकि भोजन कंपलसरी चीज़ है, सबको चाहिए। यौन क्रिया के लिए भी बहुत लड़ाई होती है और इसके साथ बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ भी जुड़ जाती हैं। 85% डिमांड जिसकी हो तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ जुड़ जाएंगी। अगर वो सबको जो है कि यौन क्रिया की अगर जो है कि उसका सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, सही एजुकेशन घर वाले या टीचर या स्कूल विद्यालय नहीं देते हैं, तो वो विदाउट डिमांड जब तक वो चीज़ उनकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या होता है, आपराधिक तत्वों से जुड़ जाते हैं। अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आप आपराधिक गतिविधियों में भी जुड़ सकता है इंसान। तीसरी चीज़, कपड़े और मकान। आपने देखा होगा भोजन के लिए भी लड़ाई होती है। यौन क्रिया, कपड़ा और मकान, इनके लिए नॉर्मल आपने समाज में देखा होगा लोगों को लड़ते हुए, हमेशा लड़ाई होती रहती है। दूसरी चीज़, सुरक्षा की मांग, शारीरिक सुरक्षा के लिए भी कुछ लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे आखिरी वाला आत्मसिद्धि की मांग देखिए, स्वशासन, आत्मनियंत्रण, साहस और संकल्प। ये जो व्यक्ति होते हैं 10%, ये भोजन के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहते और ये ना भोजन के लिए ज़्यादा बहस नहीं करते, किसी लड़ाई से मतलब नहीं होता इनको। केवल ये जो 10% लोग होते हैं इनको केवल इतना खाने से मतलब होता है कि ये केवल जीवित रहें। ठीक है, इनको आत्मसिद्धि, अपने सपने पूरे करने से ज़्यादा मतलब होता है, भोजन से उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। मेन इनके सपने होते हैं। ठीक है, मेन इनका संकल्प होता है, इनका साहस होता है। ये बड़े सपने देखते हैं और बड़े सपने को पूरा करते हैं। तो ये जो इंसान होते हैं ना, इनको ना तो भोजन से उतना ज़्यादा लगाव होता है, मतलब होता है, उतना नहीं होता है कि आप भोजन के पीछे दिन भर लगे रहें, दिन भर भोजन पर ध्यान दें। इनका मेन टारगेट अपने लक्ष्य पे होता है, भोजन थोड़ा बहुत चल जाता है। इसी प्रकार से यौन क्रिया होती है। यौन क्रिया भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होती है। ये आत्मनियंत्रित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो अगर इनकी थोड़ी बहुत डिमांड है वो पूरी हो जाती है, लेकिन ये फिर भी आत्मनियंत्रित हैं। कपड़ा है, कपड़ा भी इनको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, ये नॉर्मल कपड़े में भी अपने संकल्प को पूरा करते हैं और नॉर्मल मकान में रहकर भी अपने संकल्प और साहस को नहीं खोते हैं। तो ये आत्मसिद्धि मांग जो 10% होती है, ये बहुत ही कठिन जीवन होता है और इसमें सफलता के चांसेस भी बहुत बड़े होते हैं। ये इंसान बहुत ऊंचे तक जाता है। तो ये देखिए, ये बहुत कठिन राह होती है, 10% लोग। तो जो सबसे कठिन रास्ता है उसमें बहुत कम लोग चलते हैं। ठीक है, सरल रास्ते पे 85% लोग चलते हैं और कठिन पे 10% लोग चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधि हैं? व्यक्तित्व मापन की कितनी विधि हैं? तो व्यक्तित्व मापन की यहाँ पे देखिए 3 विधि बताई गई हैं। यहाँ पे पहला है आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। ये व्यक्तित्व मापन की तीनों विधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, ये बहुत लंबी हैं तो इनको और जब इनकी हम थ्योरिकल क्लास लेंगे, थ्योरिकल क्लास अभी चलाएंगे मनोविज्ञान की, तो उसमें आपको इन तीनों विधियों की डिटेल बताएंगे। बहुत लंबी डिटेल है, उसको आपको थ्योरिकल क्लास में ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रक्षेपी विधि के कितने अंग हैं? ठीक है, प्रक्षेपी विधि के कितने अंग हैं? तो देखिए, प्रक्षेपी विधि के भी 3 अंग बताए गए हैं। पहला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा रोसा-मसी लक्ष्य परीक्षण। प्रक्षेपी विधि की 3 अंग बता दिए गए, वाक्य पूर्ति परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, रोसा-मसी लक्ष्य परीक्षण। 3 हो गए ये। क्वेश्चन नंबर 4, पराह का संबंध किससे है? पराह का संबंध किससे है? तो नैतिकता और संस्कार से। ठीक है, 2 चीज़ अपन ने पहले पढ़ी थी, इदम और अहम, ये तीसरा पराहम है। ठीक है, ये तीनों चीज़ फ्रायड ने दी थी, हमने पहले भी बताया था, इदम, अहम, पराहम, ये तीनों फ्रायड ने दी थी। तो पराहम का संबंध किससे है? नैतिकता और संस्कार से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया है? आलपोर्ट मनोवैज्ञानिक जो है
उन्होंने व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला प्रमुख प्रवृत्ति, दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति और तीसरा गौण प्रवृत्ति। ये आलपोर्ट ने जो व्यक्तिगत सील गुण सिद्धांत है उनको 3 भागों में बांट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कमजोर मांग कौन सी है? तो देखिए क्वेश्चन वही आ गया है, सबसे कमजोर मांग जो हमने अभी बताया था पहला क्वेश्चन पढ़ते समय कि अगर सबसे कमजोर मांग आपसे कोई पूछता है तो आप आत्मसिद्धि की मांग बताओगे, ठीक है। आत्मसिद्धि की मांग सबसे कमजोर मांग है। और अभी अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था तो सबको याद ही होगा कि आत्मसिद्धि की मांग कितनी % होती है? 10% होती है। दैहिक मांग 85% होती है सबसे ज़्यादा, सबसे कम आत्मसिद्धि 10%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने सील गुण होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने सील गुण होते हैं? तो 5 से 10 सील गुण होते हैं, ठीक है। जैसे कि सामाजिकता, उत्साह, आत्मविश्वास, उदासी आदि, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने सील गुण होते हैं? 5 से 10। सामाजिकता, उत्साह, ठीक है, आत्मविश्वास, उदासी आदि, ये 5 से 10 क्या होते हैं? सील गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य और अहिंसा कौन से सील गुण सिद्धांत है? सत्य और अहिंसा कौन से सील गुण सिद्धांत है? तो ये प्रमुख सील गुण सिद्धांत है। सत्य और अहिंसा प्रमुख सील गुण सिद्धांत हैं। नमा है, TAT परीक्षण की खोज कहाँ हुई थी? TAT परीक्षण की खोज कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। TAT परीक्षण जो था आपका, ये इसकी खोज अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनशील व्यक्ति बुद्धि में कैसा हो सकता है? जो सृजनशील व्यक्ति है बुद्धि में कैसा हो सकता है? ये कम बुद्धि और तेज बुद्धि दोनों हो सकता है। जो सृजनशील व्यक्ति है ये कम बुद्धि और तेज बुद्धि दोनों हो सकता है। जैसे कि अभी इस समय करंट में एक बहुत ताज़ा माहौल चल रहा है, डॉक्टर विश्वरूप राय के बारे में आपने सुना होगा। ये एक सृजनशील व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन ये सृजनशील हैं और ये बहुत ही माइंडेड व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं या जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं रही है। कम एजुकेशन के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। तो वो लोग, एजुकेशन तो कम थी लेकिन वो लोग सृजनशील थे। इसी प्रकार अभी इस समय करंट में अपने देश में एक व्यक्ति हैं, नाम सुना होगा सबने, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। वो कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। जागरूक कि आपने न्यूज़ चैनल में उनको देखा होगा, यूट्यूब चैनल में आपको देखा होगा। कोरोना के बारे में बहुत ही अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी जा कर के उनको देख सकता है। इस समय वो पूरे देश में बहुत ही बड़े लेवल पे छाए हुए हैं लोगों के दिलों में, और लोगों के लिए वो एक तरीके से इस समय कई लोगों के लिए, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए वो भगवान बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, लोगों के डर से मन ख़त्म कर दिया, लोगों के मन से जो है कि डर ख़त्म कर दिया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ उन्होंने बताई है जिसको आप सृजनात्मकता के अंतर्गत रख सकते हो। तो उनकी बुद्धि, अगर आप आप लेक्चर को सुनोगे, आप यूट्यूब में जा कर के उनको सुन सकते हो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को। तो जब उनकी बातों को आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सृजनशील व्यक्ति कैसा होता है, सृजनशील बुद्धि कैसी होती है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कम एजुकेशन के बाद भी वो व्यक्ति सृजनशील हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, ठीक है। तो अधिगम, तर्क और कल्पना। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? अधिगम के रूप में होता है, तर्क के रूप में होता है, कल्पना के रूप में होता है। ये शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? सृजनात्मकता की पहचान कैसी होती है? तो नवीन उत्पाद से, नवीन खोज से, नवीन संरचना से।
इसमें सब कुछ नया होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आपकी जो माइंड है, जो आपकी सोच है, वो सृजनशील है। ठीक है, नई चीज़ खोजो, नई उत्पाद होना चाहिए, नई रचना होनी चाहिए, सब कुछ है ना। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कोरोना और सारे एलोपैथिक चिकित्सा को उन्होंने चैलेंज किया है, और वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने और ठीक करने में सक्षम है। ठीक है, तो उनको आप सुनेंगे तो आपको एक सृजनात्मकता का एक उदाहरण मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, सृजनशील बालक के प्रमुख गुण कौन से होते हैं? सृजनशील बालक के प्रमुख गुण कौन से होते हैं? तो सृजनशील बालक के प्रमुख गुण 3 होते हैं। पहला, नवीन उत्पाद, ठीक है, दूसरा नवीन खोज, और तीसरी नवीन रचना। ये सृजनशील बालक के प्रमुख गुण होते हैं। 3 गुण विशेषता बताए गए, नवीन उत्पाद, नवीन खोज और नवीन रचना। जो भी नई खोज होगी, नई रचना होगी, नई चीज़ बनाएगा बालक, तो उसको सृजनशील के अंतर्गत रखा जाएगा। सारे के सारे वैज्ञानिक किस में आते हैं? सृजनशील में आते हैं। अगर आप भी कोई नई चीज़ खोज रहे हैं, कोई नई चीज़ आपने इन्वेंट की, नई चीज़ बनाई, तो आप भी सृजनशील बालक के अंतर्गत आ जाएंगे, भले ही वो कितनी छोटी चीज़ क्यों ना हो। छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, नया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? तो सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति खेल कूद में देखने को मिलती है। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? खेल कूद मिलती है। खेल कूद में आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, हर समय जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हर बार नया खेल बना लेते हैं। उनके लिए कोई ऐसा परफेक्ट खेल नहीं होता है कि वो नियम के साथ खेलते हैं, कोई नियम नहीं होता उनके खेल में। ठीक है, हर मिनट उनका नियम बदलता रहता है, और नए नियम के साथ नए खेल वो दिन में प्रतिदिन नया खेल खेलते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। भाई जो बड़े लोग, बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, जो यंग हैं, वो कैसा खेल खेलते हैं? क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन, जो भी खेल हैं आपके, वो उनमें कुछ नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उन नियम के दायरे में रह कर के आपको खेलना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आप सृजनात्मकता नहीं कहोगे। वो नियम बनाए गए हैं, उसी नियम में रह कर के आप उन नियम को फॉलो कर रहे हो, तो उसको आप सृजनात्मकता कह ही नहीं सकते। छोटे बच्चों को आप देख लो, उनको कोई पेड़ का पत्ता मिल जाए तो उससे खेल लेते हैं, पत्थर मिल जाए तो उससे खेल लेते हैं, कोई जो कि खाली डब्बा मिल जाए तो उससे खेल लेते हैं, कुछ भी उनको पड़ा हुआ मिल जाए उसी से कुछ ना कुछ वो खेल बना लेते हैं और खेल लेते हैं, उसको कहते हैं सृजनात्मकता। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनके अंदर सृजनात्मकता होती है, वो नए खेल प्रतिदिन खेलते रहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो वो होते हैं सृजनशील। एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कैसे होते हैं? सृजनशील व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्रामस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है, यदि प्रामस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है, तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? यदि प्रामस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है, तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? तो तर्कणा। ठीक है, तर्क समझ रहे हो, तर्क से बनता है तर्कणा। आपके अंदर तर्क करने की पावर होना चाहिए। तर्क करने की पावर किसके अंदर ज़्यादा होती है? जिसका बायां गोलार्ध प्रबल होता है, उसके अंदर तर्क करने की पावर होती है। ठीक है, तो तर्कणा उसके अंदर प्रबल होगी। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मकता पर अत्यधिक जोर कब दिया गया है? सृजनात्मकता पर अत्यधिक कब जोर दिया गया है? तो 1945 में। 1945 में इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसको काफ़ी लंबा अरसा हो गया, काफ़ी समय पहले सृजनात्मकता पर जोर दिया गया था, और अब तो सृजनशील व्यक्ति काफ़ी मिल जाएंगे आपको। नॉर्मल व्यक्ति अब हर चीज़, नई चीज़ खोजने में लगा रहता है, जिसको आप अपनी इंडियन भाषा में कहते हैं ना जुगाड़। तो जिसको आप जुगाड़ कहते हैं, वो सारी चीज़ उसमें भी आप कह सकते हैं कि हाँ, सृजनात्मकता जुड़ी हुई होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि काम चलाने के लिए कई अपने घर में पड़े सामान से ही, पुराने सामान से ही कुछ ना कुछ काम चलाने के लिए उनसे जुगाड़ बना लेते हैं, तो वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल है, अभी देखिए बाएं के बारे में पढ़ा था अपन ने, अब यहाँ पे दाएं की बात, यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल हो तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? यदि प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल हो तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनशीलता पर किससे प्रभाव पड़ता है? सृजनशीलता पर किससे प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सृजनशीलता पर वातावरण से प्रभाव पड़ता है, अधिगम से पड़ता है, अभिवृत्ति से पड़ता है। अगर आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको सही वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी सृजनशीलता प्रभावित हो जाएगी। आपको सही से अधिगम नहीं मिला हुआ, आपने सही से सीखा नहीं हुआ, तो भी आपकी सृजनशीलता प्रभावित हो जाएगी। अभिवृद्धि, यदि आपका विकास ढंग से नहीं हुआ तो भी आपकी सृजनशीलता प्रभावित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनशील व्यक्ति कैसा हो सकता है? सृजनशील व्यक्ति अपनी बात पर दृढ़ हो सकता है। जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो अपनी बात पर दृढ़ होता है, साहसी होता है, एक संकल्प करने वाला होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, संकल्प लेता है और बात को पूरा भी करता है, दृढ़ रहता है, वो हटता नहीं अपनी बात से। दूसरी चीज़, वो डरपोक भी होता है। डरपोक किस चीज़ के लिए होता है? डरपोक इस चीज़ के लिए होता है, वो उन चीज़ों से डरता है जिनसे डरना चाहिए। ठीक है, डरपोक का मतलब ये नहीं होता कि वो हर चीज़ से डरता रहता है। यहाँ पे जो सृजनशील व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो डरपोक होता है, ये उन चीज़ों से डरता है जिनसे डरना चाहिए। जैसे कि सामने से ट्रक आ रहा है रोड पे, तो वो थोड़ा सा डर जाएगा और साइड में वो किनारे खड़ा हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक चीज़ें से डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। अगर आप सृजनशील हो तो आप डरोगे। ठीक है, ये कोई बहादुरी नहीं होती कि सामने गाड़ी आ रही है आप रोड पर जा कर के खड़े हो जाओ। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको डरना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई सृजनशील व्यक्ति के बारे में। वो डरपोक भी हो सकता है और होगा। तो डरपोक यहाँ पे जिन चीज़ों से डरना है उनके लिए डरपोक होना कोई गलत बात नहीं, यहाँ पे हो सकते हो आप। तो तीसरा पॉइंट क्या है आपका? जटिल घटनाओं में रुचि लेने वाला। जटिल घटनाओं, जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो उन घटनाओं पर रुचि लेता है जिन पे एक साधारण इंसान रुचि नहीं लेता है। एक नॉर्मल इंसान जब जटिल घटनाओं के बारे में सुनता है, जटिल चीज़ों के बारे में जानता है, तो उनसे वो साइड कर लेता है, साइड में हो जाता है या फिर बगल से चला जाता है। उसको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं होता, ज़्यादा उस पर लगाव नहीं होता है। लेकिन जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो जटिल घटनाओं पर रुचि लेता है। बाकी के लोग क्या करेंगे, अरे इसमें तो बड़ी जटिल घटनाएँ और कैसे समझ में नहीं आती, बड़ी कठिनाई है इसमें क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, समझ में भी नहीं आ रही है। तो बाकी के लोग क्या करते हैं, उसको कठिन समझ के चले जाते हैं। लेकिन सृजनशील व्यक्ति उसमें रुचि लेता है और उसके बारे में जानकारी लेता है, पूरी तरीके से उसको अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्यतः सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? सामान्यतः सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सृजनशील बालक है उसकी सामान्यतः बुद्धि लब्धि उच्च होती है। लेकिन सामान्यता की बात कर रहे हैं कि उच्च होती है, कम जो है कि निम्न भी हो सकती है। जो सृजनशील बालक है, निम्न जो बुद्धि वाला बालक है वो भी सृजनशील हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसमें उच्च ही होती है। ठीक है, एक सामान्यता की बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, सृजनशील बालक की विशेषता में क्या क्या शामिल है? सृजनशील बालक की विशेषता में क्या क्या शामिल है? तो 3 चीज़ शामिल है, अंतर्दृष्टि, बोधगम्यता और मौलिकता। ये सृजनशील बालक की विशेषता में शामिल है, अंतर्दृष्टि, बोधगम्यता और मौलिकता। आप लिखते जरूर जाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए क्लास में। सृजनशील बालक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सृजनशील बालक में देखिए सबसे पहले तो समायोजन होता है, सौंदर्य होता है और विनोद प्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पे सौंदर्य से मतलब बॉडी की सुंदरता से नहीं है, मन की सुंदरता से है। तो उस चीज़ को आप मत समझना कि क्योंकि जो बॉडी की सुंदरता होती है भेदभाव के अंतर्गत आ जाती है। बॉडी की सुंदरता होती है, करते हैं लोग भेदभाव, लेकिन करना नहीं चाहिए। तो पहला देखिए समायोजन होता है। जो सृजनशील बालक होता है वो एडजस्टिव होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, कैसा भी माहौल उसको मिल जाए उसमें समायोजित हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक, वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, कैसा भी माहौल उसको मिल जाए, सही मिल जाए, ख़राब मिल जाए, कोशिश करता है एडजस्ट करने की। तो वो समायोजन
करने में सक्षम भी होता है, कर भी लेता है वो। दूसरी चीज़ सौंदर्य, उसका मन बहुत सुंदर होता है, वो किसी के दूसरे के मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करता है कि लोगों का दिल भी जीत लेता है। तीसरी चीज़ विनोद प्रिय, विनोद प्रिय होता है, उसकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, इतनी पोलाइट होती है कि वो किसी को हर्ट नहीं करता है। तो जो सृजनशील बालक होता है वो नॉर्मली यही प्रयास उसका रहता है कि जो वो बोले तो वो सामने वाले के लिए सही हो और अपने लिए भी सही हो, क्योंकि सृजनशील बालक इस चीज़ को समझता है कि सभी जीवों मनुष्य अगर अलग है तो केवल एक वजह से, अपनी जो है कि ज़ुबान की वजह से, जो उसको बोलने की शक्ति मिली हुई है मनुष्यों को, केवल उस बोलने की शक्ति से ही मनुष्य बाकी जीवों से अलग है, तो क्यों ना उसको विनोद प्रिय रखा जाए। ये सृजनशील बालक समझता है, इसलिए उसको अपनी ज़ुबान को विनोद प्रिय रखता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा जगत में सृजनात्मकता का प्रयोग कहाँ होता है? शिक्षा जगत में सृजनात्मकता का प्रयोग कहाँ होता है? तो शिक्षा जगत में सृजनात्मकता का प्रयोग अधिगम में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सृजनशीलता। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनशीलता कहलाती है। तो ये हमारा अध्याय 7 का भाग 1 कंप्लीट हो चुका है, और भाग 2 जल्दी ही आएगा। भाग 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भाग 2 का जो है कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका सिलेबस ना छूटे। टाइम से आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाए, फिर हम अपनी क्लास में MCQ टेस्ट चलाएंगे और टेस्ट में देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, कौन कितने सही आंसर देता है। क्लास ख़त्म होने की सारे अध्याय ख़त्म होने के बाद हम टेस्ट लेंगे इसी में MCQ का, और आप लोग उस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि आपको भी अपना जो है कि लेवल ज्ञात हो सके कि हम लोग किस लेवल पे पहुंच गए हैं और हम लोग TET के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में।